ओवरऑल 40 स्टॉक हैं जिनको मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं 5-6 और बढ़ा दूं, हो सकता है इसमें से 4-5 रिड्यूस कर दूं। वो रेगुलर बेसिस पे मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा, इसमें मैं आपको आइडियाज़ भी शेयर करता रहूँगा। बट आने वाला 1 साल में आई एम फोकसिंग ऑन दीज थीम्स। मे बी आई ऐड 1 or 2 थीम्स, आई विल कीप यू अपडेटेड। हेलो दोस्तों, वेरी हैप्पी दीपावली 2022 टू यू। आशा कर रहा हूँ कि आने वाला साल इतना मंगलमय हो, इतना ज़बरदस्त हो आपके लिए कि जो भी नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ी हुई है हिस्टोरिकली वो तो ख़त्म हो जाए, साथ में नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी, नया रास्ता आपको मार्केट से पैसा बनाने का दिखे। दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि मैं तो एक मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टर का काम वही है कि स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, उनमें जब मोमेंटम आ जाए तो मोमेंटम में उसमें पार्टिसिपेट करना, और जब मोमेंटम ख़त्म हो जाए तो उनको गुड बाय कर देना। एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर मेरा साइंस बहुत ही वेल डिफाइंड है। मैंने लर्न टू ट्रेड में उसको शेयर भी किया आपके साथ में, तो आशा कर रहा हूँ आपको उसका फ़ायदा हुआ होगा। और आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों, मेरा नाम विवेक बजाज है और मैं पिछले 17 साल से मार्केट में हूँ और कुछ ना कुछ करके मार्केट में पैसा कमा के अपने आप को सेटल कर रखा हूँ। दोस्तों, हर दिवाली में कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ थीम्स दूँ, बिकॉज थीम आइडेंटिफाई करना मेरा स्टेप 0 है। स्टेप 1 नहीं, स्टेप 0 है। एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर आपका काम क्या है? आपका काम है एक स्टॉक यूनिवर्स को बनाना, और उस यूनिवर्स के अंदर में जब जब अपॉर्चुनिटी मिले उनमें से कुछ स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना। कई लोग है स्टॉक यूनिवर्स बनाने का तरीका क्वांटिटेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन जो अपना मोमेंटम इन्वेस्टिंग मॉडल चलाते हैं, जो प्योर क्वांट ड्रिवन स्टॉक आइडेंटिफिकेशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं। मैं थेमेटिक आइडियाज पे बिलीव करता हूँ। मेरा रोल ये है कि मैं ब्रॉडर आइडियाज जो कंट्री में वर्क करेंगी, और सबसे अच्छी बात क्या है, कभी ना कभी कोई ना कोई आइडिया वर्क करती है, चाहे मार्केट गिर रहा है चाहे मार्केट बढ़ रहा है, थीम्स वर्क करती है मार्केट में। तो पहले मैं थीम सिलेक्ट करता हूं और उस थीम के अंदर में कौन सा स्टॉक जिसमें मोमेंटम है उसमें मैं फिर पार्टिसिपेट करता हूं। और ध्यान रखिएगा, खाली पार्टिसिपेशन बाइंग नहीं होती है, सेलिंग भी एक तरह का पार्टिसिपेशन है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं देखूं कि अगर मोमेंटम खत्म हो रहा है तो मैं बेच के निकल जाऊं। तो हर साल दिवाली में मैं कुछ थीम्स आपके साथ डिस्कस करता हूं जिन पे मैं काम कर रहा हूं। तो लास्ट ईयर मैंने आपको 5 थीम्स दिए थे, उसमें से 3 थीम अच्छे वर्क किए, एक थीम इतना अच्छा वर्क नहीं किया जैसे आईटी का थीम, ऑल्दो वर्क किया था फिर वापस डाउन हो गया था, और एक थीम ने अच्छा काम नहीं किया। तो हमारा लाइफ में ये रहता ही है कि भाई 5 में से 3 भी वर्क कर गए और उसमें से सही स्टॉक्स में हम घुस गए तो हमारा काम हो गया, पैसे हम बना लिए। इस साल भी मैं आपको 5 बहुत क्रिटिकल थीम्स बताने वाला हूं, और उसके अराउंड मुझे क्या क्या स्टॉक्स दिख रहे हैं, उनमें मैं कैसे पार्टिसिपेट करूंगा, और क्या साइंस है मेरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, वो सारा बात में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चले, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी, स्टॉक आइडियाज़ मिलेंगे, सेक्टर आइडियाज़ मिलेंगे, और आपको मज़ा बहुत आने वाला है। चलिए पहली थीम की बात करते हैं। ये थीम एक्चुअली कोई नई थीम नहीं है, ये पिछले कुछ साल से इंटैक्ट है, और मुझे लग रहा है कि आने वाला कुछ साल तक ये थीम चलती जाएगी, बिकॉज इंडिया को इतना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है इस थीम से। इस थीम का नाम है चाइना प्लस वन। चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन का सबसे बड़ा कोर रीज़न क्या था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट पोल्यूशन ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को कम करना चाह रही थी, बंद करना चाह रही थी, और उसका बेनिफिट यह हुआ कि दुनिया भर में जो सप्लाई चाइनीज़ कंपनीज की तरफ से थी वो रिड्यूस हो गई, और इंडियन कंपनी जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोफाइल में इन्वॉल्व थी उनके यहाँ से डिमांड जनरेट हो गया। एक सेक्टर है जो आज भी बहुत ज़बरदस्त है, आने वाले कुछ साल तक ज़बरदस्त रहेगा, और इसमें से स्टॉक्स आपको मिले मोमेंटम प्ले करने के लिए तो आपको करना ही चाहिए। उस सेक्टर का नाम है एग्रोकेमिकल सेक्टर। एग्रोकेमिकल क्या है? एग्रोकेमिकल मतलब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारे जो केमिकल्स हैं जो चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आप मानेंगे। एग्रोकेमिकल सेक्टर एक बहुत ही स्पेशलाइज सेक्टर है, और वहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना, और एंट्री बैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ईजी नहीं है नए एग्री केमिकल प्लेयर्स को इमर्ज होना। देखिए, 3 रीज़न है इंडिया में अभी भी ये थीम इंटैक्ट है। पहला तो ऑब्वियसली चाइना प्लस वन, क्योंकि इंडिया का लेबर कॉस्ट रिलेटिवली लेसर है, इंडिया का जो इनोवेशन है, जो इस डोमेन के अंदर में इंडिया का ऑलरेडी एक प्रेजेंस है ग्लोबल मार्केट में, वो एक रीजनेबल है। दूसरा,
कई ऐसे जेनरिक मॉलिक्यूल्स हैं एग्री केमिकल के अंदर में जो ऑफ पेटेंट होने वाले हैं 2030 में, और ऑलमोस्ट $6 बिलियन का मार्केट खुलने वाला है। और एज एन इंडियन हम लोग R&D में थोड़े वीक है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग में हम बहुत अच्छे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया केमिकल सेक्टर में आने वाला है, जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्री केमिकल सेक्टर्स हैव डन, कंपनीज हैव डन वेरी गुड, बट मुझे लगता है आने वाला 3-4 साल 5 साल तक तो ये स्टोरी इंटैक्ट रहेगी। बट जरूरी नहीं कि स्टॉक्स हमेशा बढ़ते रहेंगे, कई बार ऐसा होगा मार्केट का कंडीशन के कारण एक करेक्शन आएगा, बट वही करेक्शन आपको अपॉर्चुनिटी देगा उन स्टॉक्स में घुसने के लिए। याद रखिएगा ये बहुत ही हाई बीटा सेक्टर है, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, तो गिरता है तो काफ़ी गिरेगा, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि हमको थोड़ा लंबा अवधि का मोमेंटम में प्ले करना है, हमको ये 1 दिन 2 दिन या 7 दिन के ट्रेड्स में इसमें नहीं घुसना है। ठीक है, तो पहला ये सेक्टर हुआ। दूसरा सेक्टर जो बहुत ही फोकस सेक्टर है आज की रेट में, वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर। वैसे बहुत ही ब्रॉडर सेक्टर है कैपिटल गुड्स, बट कैपिटल गुड्स का कोर ग्रोथ इंजन क्या होता है? वो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और प्राइवेट कंपनीज की स्पेंडिंग। अब इंडिया के अंदर में कोविड के बाद में एक अलग ही जोश है, एक अलग ही इम्पेटस टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खाली रोड्स नहीं होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, और हर कंपोनेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट चाहिए, एक रिसोर्सेज चाहिए, जिसके लिए स्पेशलाइज कंपनीज है जो वो रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर रखी है। तो अपने कंपनीज के बारे में भी देखेंगे, बट एक बार मैं आपको ब्रॉडर थीम इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। तो कैपेक्स, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कैपेक्स, इसका बूस्ट मेजरली कैपिटल गुड सेक्टर को मिलने वाला है। तीसरा है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 10 साल में जो इवोल्यूशन देखा है वो अमेजिंग है। एक क्लीनिंग ऑफ दी सिस्टम है ना, वो हो चुका है। वो होता है ना कि पेट में गैस हो गई तो इनो से सिस्टम क्लीन हो गया, अब मैं तैयार हूं, अब मैं जाऊंगा और नए तरीके से इस इंडस्ट्री पे काम करूंगा। तो बैंकिंग और एनबीएफसी ये दोनों जबरदस्त थीम है। ऑलरेडी क्रेडिट ऑफटेक देख रहे हैं, ग्रोथ का एक मूनशॉट्स हम देख रहे हैं, और ओवरऑल मैक्रो व्यू देखोगे ना तो क्योंकि ब्याज दर अब बढ़ रहे हैं, और जनरली जब ब्याज दर बढ़ते हैं तो बैंकिंग सेक्टर को उसका बेनिफिट भी मिलता है, बिकॉज नेट इंटरेस्ट इनकम उनका बढ़ता है। तो ओवरऑल आप देखोगे केपेक्स बढ़ रहा है, अल्टीमेटली बैंक्स आर द चीफ लेंडर फॉर ऑल द केपेक्स एक्सरसाइज। तो ये जो सेक्टर है बैंकिंग और एनबीएफसी, इसको हमको एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से रखना है। उसके बाद है लॉजिस्टिक, जिस पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कुछ दिन पहले। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एक गेम चेंजर पॉलिसी है, और अभी गवर्नमेंट ने जो यूपीआई के ऊपर में मल्टीपल एक अलग अलग इंडस्ट्री पे अलग अलग इम्पेटस देना चालू किया है, वो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल है। इनफैक्ट इंडिया में अब आप मंदी नहीं खेल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी गलती से भी निफ्टी शॉर्ट मत करिएगा। हाँ, 2-4 दिन के लिए आपको ट्रेडिंग करना वो कर सकते हैं, बट लंबी अवधि के लिए इंडिया को आप शॉर्ट करके नहीं काम कर सकते। तो लॉजिस्टिक के अंदर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक दे देता हूँ, बट लॉजिस्टिक ओवरऑल, चाहे वो रोड है, चाहे वो सी है, चाहे रेलवेज है, ओवरऑल लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर में बहुत बड़ा ग्रोथ नजर आ रहा है। एंड फाइनली ऑटो एंसिलरीज, आई थिंक ये Euro+1 और कई ऐसी रीजंस हैं कि ऑटो एंसिलरी इंडिया का इतना बड़ा होने वाला है, और स्पेशलाइज्ड एंसिलरी प्रोवाइडर्स बहुत अच्छा काम करने वाली है। जैसे एग्जांपल रेलवेज, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 400 नए ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये अनाउंसमेंट तो हो गया, इस अनाउंसमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज चाहिए, उनका रोल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टीटागर है, एग्जांपल भेल है, ये सब कंपनीज को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है कि आने वाला 4-5 साल तक तो इनके पास में काम ही काम रहेगा। तो क्योंकि मैं कंपनी का नाम ले रहा हूं तो एक बार अब अपने चार्ट एनालिसिस करते हैं, और मैं आपको कंपनीज का लिस्ट देता हूं। और एक रिकमेंडेशन नहीं है ये आपको एक थीम, स्टॉक्स का थीम्स दिया जा रहा है। और देखिए एक हैबिट देता हूं कि हो सकता है इसमें से कुछ कंपनीज में मैंने पैसे डाल रखे हैं, तो आप अपना सोच समझ के इनमें इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं आपको टेक्निक भी बता रहा हूं कि आप कैसे इनमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा एक टेम्पलेट है, ये वीकली चार्ट है। देखिए जब मैं लंबी अवधि का मोमेंटम प्ले करता हूं तो मैं वीकली चार्ट से फर्स्ट कंफर्मेशन लेता हूं, और फिर डेली चार्ट से मैं ट्रेंड को राइट करता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर वॉच लिस्ट बना रखा है, मैं आपके साथ में वॉच लिस्ट शेयर भी कर दूंगा, ताकि जो जो ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं ये वॉच लिस्ट के थ्रू वो ट्रेडिंग व्यू में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं।
कैपिटल गुड्स, एग्रोकेमिकल, बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, लॉजिस्टिक्स, ऑटो एंसिलरी। देखिए मैंने इसको क्लियरली क्लासिफाई कर दिया है। कैपिटल गुड्स के अंदर में एक एक स्टॉक में चलते हैं। तो दिस इज एलजी इक्विपमेंट्स। कितना ज़बरदस्त, देखिए वीकली चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स अ क्लियरली एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक। लेकिन आज की रेट में आरएसएस का पॉजिटिव है लेकिन सुपर ट्रेंड नेगेटिव है। तो मैं कब इसमें पार्टिसिपेट करूंगा? जब इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि आरएस ऑलरेडी पॉजिटिव है, आरएसआई डेली, ये भी ध्यान रखिएगा, आरएसआई डेली 50 के ऊपर और वीकली आरएसआई भी 50 के ऊपर। तो हर चीज इसका अच्छा है, खाली अभी ट्रेंड इसका नीचे की तरफ है। तो अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ आ गया, मतलब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, तो ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। और ये सब इन्वेस्टमेंट आप छोटी अवधि के लिए नहीं करते हैं, ये कम से कम 3 महीने 4 महीने का व्यू बना के आप इन स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू विल बी कि इनमें से किन में काम करना है। तो जब तक आप किसी भी लिस्ट को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक नहीं करते हो, और मेरी राय ये रहेगी कि ये स्टॉक्स को आप ट्रेडिंग व्यू में भी डाल दीजिए और ये स्टॉक्स को आप स्टॉकेज के अंदर में भी डाल दीजिए वॉच लिस्ट बना के। इससे आपको बहुत फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जब आप स्टॉकेज में वॉच लिस्ट के अंदर में एक एक सेक्टर्स का वॉच लिस्ट बनाएंगे, तो जब आप स्टॉकेज का स्क्रीन्स को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोई ऐसा इंसाइट है क्या जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉकेज में स्कैन इनसाइट्स है, ये आपको बताता है कि उस स्टॉक के अंदर में अभी डिलीवरी बढ़ा है क्या, या फंडामेंटली कुछ हुआ है क्या, या कोई अनाउंसमेंट हुआ है क्या, कोई रिजल्ट आने वाला है क्या। ये पूरा इंफॉर्मेशन स्टॉकेज आपको एंड ऑफ द डे दे देता है क्लियरली। तो बेस्ट तरीका है ये स्टॉक लिस्ट, या आप कुछ ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। ये स्टॉक लिस्ट को आप दोनों में डालिए और इनको प्रॉपर्ली ट्रैक करिए। भेल, आप इस स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए। अभी एक एक स्टॉक पे अपने एनालिसिस नहीं करेंगे, मोटा मोटी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या आपको देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। ये देखिए भेल वीकली के अंदर में कितना अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है, और डेली के अंदर में ये कन्विंसिंगली आरएसआई भी बाई है, आरएस भी बाई है, और प्रीवियस स्विंग हाई भी ऊपर है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मेरा पॉजिटिव रडार में होना चाहिए। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप कलर ग्रीन कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे किस स्टॉक में मेरे को पॉजिटिव रहना है और किस स्टॉक में नहीं रहना है। उसके बाद है एस, जो कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। एस आपने देखा होगा रोड में, एस नाम के जो काफ़ी इक्विपमेंट्स बनाने वाली इक्विपमेंट्स। ये भी देखिए फ्रॉम अ वीकली चार्ट आपको क्या बताता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है स्टॉक का कि भाई हाँ यहां से स्टॉक चलना चालू हुआ तो यहां के ऊपर में स्ट्रांग ही है। और डेली जो है आरएस और सुपर ट्रेंड और आरएसआई आपको मोमेंटम गेज करवाता है। एस भी अच्छा है, बट मेरे को भेल, क्योंकि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मेरे को भेल ज्यादा एक्साइट कर रहा है। वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर, अभी इसकी हालत खराब है, आई विल वेट फॉर दी मोमेंटम। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। आप देखिए इसका यहाँ अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छी है, वीकली चार्ट के हिसाब से स्ट्रेंथ है और डेली के हिसाब से भी इसमें स्ट्रेंथ है। सुपर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर गया है, तो इसको भी मैं ट्रैक करना चाहूँगा। राज इंडस्ट्रीज, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ अ चार्ट स्ट्रक्चर, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव और ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इसको भी मैं ट्रैक करना चाहूँगा। थर्मैक्स, अभी हालत इसकी खराब है, मोमेंटम नहीं है, तो आई एम नॉट लुकिंग एट इट। सो फ्रॉम अ कैपिटल गुड पर्सपेक्टिव भेल, क्राफ्ट्समैन और प्राज इंडस्ट्रीज, इनमें लग रहा है कि हाँ अभी हमें पॉजिटिव माइंडसेट से काम करूंगा। सिमिलरली एग्रोकेमिकल के अंदर में बेस्ट एग्रो, भागीरथा, भारत रसायन, धानुका, एस्टेक, सुमितोमो केमिकल और पीआई इंडस्ट्रीज। तो ये स्टॉक्स कुछ हैं जिनके फंडामेंटल फेवरेबल है, आने वाले 4-5 साल में रेवेन्यू का विजिबिलिटी दिख रहा है, और इनमें से कुछ स्टॉक्स होंगे जिनमें मोमेंटम भी है, तो आप इनका मोमेंटम में बेस्ड ऑन माय आरएस मॉडल पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं उतना एक एक स्टॉक पे एनालिसिस में नहीं करूंगा बिकॉज हमारे पास लिमिटेशन ऑफ टाइम है। वैसे मैं स्टॉक्स के आइडियाज स्टॉकेज क्लब के अंदर में एनीवेज ही शेयर करता हूं, तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो यहां पर मैं इन्हीं में से स्टॉक्स में से क्या क्या स्टॉक में काम करना चाहिए वो मैं बताता हूं। प्लस अब मैं स्टॉकेज के अंदर में वॉच लिस्ट, स्टॉकेज क्लब में वॉच लिस्ट बना रहा हूं जिसको मैं शेयर भी कर देता हूं, ताकि अगर आपको ये देखना है कि मैं किस किस स्टॉक में अभी क्या कर रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन भी आपको स्टॉकेज सोशल में मिल जाता है। तो स्टॉकेज सोशल का एक्सेस लेने के लिए आपको स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप लेना पड़ेगा।
बहुत ज़बरदस्त क्लब, बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी हमने बिल्ड कर रखी है। तो इफ़ यू आर नॉट ये पार्ट ऑफ स्टॉक एज क्लब, आई थिंक यू शुड बिकम पार्ट ऑफ स्टॉक एज क्लब। तो ये सारे स्टॉक्स में जब जब अपॉर्चुनिटी आएंगी, जब जब मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ या मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, तब तब मैं आपको स्टॉकेज क्लब के अंदर में, विच इज स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म में, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो ब्रॉडरली कैपिटल गुड्स, एग्रोकेमिकल, बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, लॉजिस्टिक्स एंड ऑटो एंसिलरी, इन ओवरऑल 40 स्टॉक हैं जिनको मैं अभी ट्रैक कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं 5-6 और बढ़ा दूं, हो सकता है इसमें से 4-5 रिड्यूस कर दूं। वो रेगुलर बेसिस पे मैं इसमें अपडेट करता रहूंगा। स्टॉकेज सोशल में मैं आपको आइडियाज भी शेयर करता रहूंगा। बट आने वाला 1 साल में आई एम फोकसिंग ऑन दीज थीम्स. Maybe I'll add 1 or 2 themes. I'll keep you updated in Stockage Social if I add more themes. But largely इंडिया के अंदर में आने वाला 1 साल में बहुत ही मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। 2022 खराब था, 2023 मुझे लग रहा है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज द होल चाइना +1, यूरोप +1 एंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर, एवरीथिंग इज सजेस्टिंग दैट इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। और अगर हम मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक काम करें तो पैसा बनेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के मार्केट में डिस्ट्रैक्ट मत होइए। हाँ, बड़ा लेवल जब निफ्टी का तोड़े तब चिंता की बात है। जैसे निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके नीचे जाता है तो दैट इज ऑब्वियसली अ कंसर्न फॉर अस। बट जब तक मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक आराम से काम करिए और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहिए, वीक स्टॉक से निकलिए। वीक स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो जाए तो घुसिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक वीक स्टॉक हो जाए तो निकल जाइए। उसके लिए मेरा आरएस मॉडल सबसे परफेक्ट है। वीकली और डेली क्यों करना है? क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने के लिए पोजीशन बिल्ड करना है। बड़ा स्टॉप लॉस है बट टारगेट भी अपने को बड़ा रखना है। अगर ये मॉडल सीखना है तो मैं रेगुलरली सिखाता हूँ। आई होप यू आर एबल टू लर्न द मॉडल। और अगर मुझसे और जुड़ना है तो स्टॉकेज क्लब का पार्ट बन जाइए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड एंड बस यही मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि जो भी आपके अंदर में कुछ भी नेगेटिविटी हो, प्रभु उसको ख़त्म करे और आपको एक पॉजिटिव जोन में लेके जाए। और जैसे कि हम सब कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ विच हैज़ बीन ब्लेस्ड टू अस। और पैसा तो बनेगा ही अगर आप एंजॉय करेंगे और अगर आप लॉस को कंट्रोल करेंगे तो पैसा तो बन ही जाएगा। हैव अ ग्रेट ईयर है, टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई फैमिली, बाय बाय।